कोकराझार में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जिस मोदी को इतनी बड़ी तादाद में माताओं और बहनों की सुरक्षा हो, उसे कोई डंडा नहीं मार सकता है। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग एनआरसी, सीए को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लोगों से कहना चाहता हूं कि वे देश विरोधी ताकतों पर भरोसा ना करें। उन्होंने कहा कि असम शांति समझौता नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए 21वीं सदी में एक नई शुरुआत है। मोदी ने कहा कि आज जो उत्साह, जो उमंग मैं आपके चेहरे पर देख रहा हूं, वो यहाँ के आरोनाई और डोकोना के रंगारंग माहौल से भी अधिक संतोष देने वाला है। आजादी के बाद ये सबसे बड़ी राजनीतिक रैली है। पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन उन हजारों शहीदों को याद करने का दिन है, जिन्होंने देश के लिए अपने कर्तव्य पथ पर जीवन बलिदान किया। असम में अब कोई हिंसा नहीं होगी। कभी कभी लोग कहते हैं, डंडा मारने की बातें करते हैं, लेकिन जिस मोदी को इतने बड़ी मात्रा में माताओं बहनों का सुरक्षा कवच मिला हो, उस पर कितने ही डंडे गिर जाएं, उसको कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा, अकॉर्ड में आने वाले क्षेत्र की सीमा तय करने के लिए कमीशन भी बनाया जाएगा। इस क्षेत्र को 1500 करोड़ रुपए का स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज मिलेगा, जिसका बहुत बड़ा लाभ कोकराझार, चिरागा, बक्सा और उदालगुड़ी जैसे जिलों को मिलेगा। अब सरकार का प्रयास यह है कि असम अकॉर्ड की धारा 6 को भी जल्द से जल्द लागू किया जाए। मैं असम के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि इस मामले से जुड़ी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद केंद्र सरकार और त्वरित गति से कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा है कि मैं आज असम के हर साथी को यह आश्वस्त करने आया हूं कि असम विरोधी, देश विरोधी हर मानसिकता को, उसके समर्थकों को देश न बर्दाश्त करेगा, न माफ करेगा। यही ताकतें हैं जो पूरी ताकत से असम और नॉर्थ ईस्ट में भी अफवाह फैला रही हैं कि सीए से यहाँ बाहर के लोग आ जाएंगे, बाहर से लोग आकर बस जाएंगे। मैं असम के लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि ऐसा भी कुछ नहीं होगा। जो लोग राजनीतिक जीवन के पंडित हैं, वो जरूर इसके विषय में कभी न कभी कहेंगे कि आजादी के बाद की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोई पॉलिटिकल रैली हुई तो आज ये विक्रम आपने प्रस्थापित कर दिया है, ये आपके कारण हुआ है। असम के मंच से मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर भी निशाना साधा, जिसमें राहुल गांधी ने पीएम मोदी को डंडे मारने की बात कही। बता दें कि दिल्ली चुनाव में सभा के दौरान बेरोजगारी की बात करते हुए कहा था कि पीएम मोदी जहां भी जाते हैं वहां रोजगार और अर्थव्यवस्था की बात नहीं करते। राहुल गांधी ने कहा था कि देश का युवा पीएम मोदी को डंडे मारेगा। कोकराझार की ये रैली असम में हो रही है, लेकिन इसे दिल्ली चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जहां एक और शाहीनबाग में एनआरसी और सीए मुद्दे को लेकर आंदोलन जारी है। वहीं मोदी ने कोकराझार के मंच पर पहुंचकर पूर्वोत्तर से खुद की दूरी को कम करने का संदेश दिया। वहीं एनआरसी व सीए का विरोध करने वालों को देश विरोधी ताकत बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राहुल गांधी के डंडे मारने वाले बयान पर लगातार दूसरे दिन सियासी पारा देश का चढ़ा रहा। प्रधानमंत्री बोडोलैंड समझौते के बाद असम यात्रा पे रहे, वहां पे भी राहुल गांधी के डंडे की गूंज सुनाई दी। उन्होंने कहा कि माता बहनों का इतना मजबूत रक्षा कवच मेरे साथ में है, इन डंडों से मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और बात केवल असम तक की के कोकराझार की नहीं रही, बात आगे बढ़ी। लोकसभा के अंदर भी इस मामले की गूंज रही और इसका विरोध जताया गया। तो हमारे साथ पूरे इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वीरेंद्र शर्मा जी भाजपा से हैं और सीपीएम नेता भंवर सिंह शेखावत जी हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में जुड़ेंगे श्याम सुंदर शर्मा साहब और उपेंद्र राज पुरोहित जी, कांग्रेस विचारक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं भंवर सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं
पहली बार नहीं सुन रहा मैं, क्या आप लोग भी नहीं सुन रहे, दर्शक भी नहीं सुन रहे, हर कोई जानता है। कहीं पे भी चला जाइए आप, कहीं पे भी कोई भी इस तरह की मर्यादित भाषा के लिए अगर कोई उस सीमा को तोड़ता है तो उंगली उठाएगा। कहीं पे भी कोई भी, वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे किसी पार्टी का अध्यक्ष हो, या कोई पत्रकार हो, या फिर कोई आम आदमी हो। लेकिन लगातार हम इस बात को लेकर के चर्चा भी करते हैं। हालात क्यों है कि जब अभी स्पीच देते हैं, भीड़ देखते हैं, उसका रूप देखते हैं, तो कुछ भी बोल बैठते हैं। जी भंवर सिंह, ये बहुत गलत तरीका पिछले 6-7 साल से चल रहा है, जो नहीं होना चाहिए देश में। इससे देश का माहौल ही खराब होता है और उसके नतीजे भी हम देख रहे हैं कि कई नौजवान जो है उसमें बरगला के आकर के फायरिंग तक भी कर गए दिल्ली के अंदर। तो ये लोगों की भावनाओं के साथ जो खेलना है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आज मैं ये कहता हूं प्रधानमंत्री के लिए भी अच्छे शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए, उनकी आलोचना राजनीतिक रूप से करनी चाहिए, सैद्धांतिक रूप से करनी है, विषयों पर करनी चाहिए। राहुल गांधी ने जो सब्जेक्ट उठाया नौजवानों का, लेकिन डंडे मारने वाली बात उनको नहीं कहनी चाहिए। उनको कहना चाहिए कि जो नौजवानों को आज रोजगार आप नहीं दे रहे तो नौजवान इसके लिए बहुत उद्वेलित है और वो जवाब मांगेंगे प्रधानमंत्री से, और प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा इसके लिए कि हमारी नौकरियां कहां पर है। उनको बोलना चाहिए। इश्यू ठीक था, लेकिन अब वो उनकी भाषा कौन उनको बता देता है, कैसे शब्द का वो जोश में इस्तेमाल कर जाते हैं, वो नहीं करना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि मर्यादित नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा भी मैंने कल 90 मिनट 100 मिनट का जो उनका स्पीच है, उन्होंने भी उनको ट्यूबलाइट कह दिया। तो ये जो तरीका है ना, ये अच्छा नहीं चल रहा है। देश में जो स्तर वार्ताओं का गिर रहा है, गृह मंत्री के बयान भी बहुत बार अच्छे नहीं है, बहुत से मंत्रियों के बयान तो बहुत ही इतने चिंताजनक है, वो गालियां बकवा रहे हैं, गोली मारो सालों को। क्या मतलब है भाई? आज अपने देश में आप चुनाव लड़ रहे हो, आप जो है इस तरह की बातें कर रहे हो। विरोध तो कौन से देश में नहीं है? जहां लोकतंत्र वहां विरोध होगा ही होगा। इसमें लोकतंत्र को बचाना है तो सैद्धांतिक रूप से विरोध रखना पड़ेगा, भाषा को मर्यादित रखना पड़ेगा। और जो पिछले 6 साल में भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है, वो देश के इतिहास के लिए ठीक भी नहीं रहा है और अच्छा भी नहीं मानता। कोई आम आदमी भी इसको अच्छा नहीं मानता। आज मुद्दों से भटकाया जा रहा है पब्लिक को। मैं कहता हूं ये चला के योजना है, क्योंकि सरकार बहुत चीजों पर फैल हो चुकी है, रोजगार के अवसर पर फैले। बात कही, चलिए ये प्रतिपक्ष का आरोप हो सकता है, आप लोगों को सच्चाई लगती होगी इसमें कि ध्यान भटकाने के लिए। नहीं, ये नेचुरल है कि आज इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए और नहीं होती है। चलिए, लेकिन प्रतिपक्ष के नेताओं के, विपक्षी विरोधी दलों के नेताओं से बीजेपी तो नहीं कहलवा रही ये बात है कि आप लोग ये बोलिए, जब मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात शब्दों के, आप लोग खुद भी कहते हैं कि वो शब्दों के मास्टर हैं और अपनी बात कहने में, मुद्दों को डाइवर्ट करने में बहुत माहिर है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों होता है? राहुल गांधी को कहता हूं ठीक है, ये आप जो बात बोल रहे हो राहुल गांधी को नहीं करना चाहिए। उनको बहुत संयमित और किसी अच्छे अपने सलाहकार से उनको अपना स्पीच लिखवाना चाहिए, या बोलने में जो हिंदी उनकी कमजोर है, क्योंकि वो बाहर पढ़े लिखे ज्यादा है, अंग्रेजी इलाके में रहे, हिंदी शब्दों का अर्थ जल्दी से ना समझ में आता है कई बार, ये भी एक प्रॉब्लम जो होती है। अब जो प्रधानमंत्री है वो तो शुरू से आरएसएस के रहे, कैडर में रहे, तो उनको शब्दों का इस्तेमाल करना आता है, कहां क्या शब्द इस्तेमाल करने हैं वो बोलते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और वो इस बारे में मास्टर भी हैं, शब्दों के कहते हैं ना भाषण भी रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब मानते हैं वाकपटुता उनकी बहुत अच्छी है, और आरएसएस के हर लोग की वाकपटुता अच्छी होती है, मैं मानता हूं इसमें। कम्युनिस्ट लोग जो है वो भी अध्ययन करते हैं, शुरू से कैडर बेस आते हैं, इसलिए वही मुकाबला इनसे कर सकते हैं। कांग्रेस में इस तरह का ढांचा भी नहीं है कि वहां उनको कोई ट्रेनिंग दी जाती हो, भाषा का संयमितकरण करना उनको सिखाया जाता हो कि शिशु को कैसे उठाना हो चाहिए। ये भी एक कमी इस पार्टी में रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इन दिनों में इनकी जो कैडर बेस पॉलिसी है भी नहीं कांग्रेस की, वही कारण होता है जब उनका बड़ा नेता भी इस तरह की बातों में फंस जाता है। वीरेंद्र जी, कहीं भी कोई भी राजनीतिक दल हो, हम बात भाषा की मर्यादा की कर रहे हैं कि मर्यादित भाषा बोलनी चाहिए। कई बार इस बात को लेकर के चर्चा होती है। राहुल गांधी ने जो अपना बयान दिया कि अगले 6 महीने में लोग डंडे मारेंगे, युवा डंडा मारेंगे, वो रोजगार से जोड़ रहे थे उस बात को। लेकिन कहीं भी हो, चाहे वो बात प्रधानमंत्री के लिए हो, चाहे किसी पार्टी के अध्यक्ष के लिए हो, या किसी भी जनप्रतिनिधि या किसी के लिए हो कि डंडे मारने की बात, क्योंकि आप कुछ कह रहे हैं, लोग उसे फॉलो भी कर सकते हैं। तो मर्यादित भाषा का ख्याल सबको रखना चाहिए। लेकिन भी भंवर सिंह जी ने कहा कि बात केवल राहुल गांधी ने बोला, उसकी निंदा की जानी चाहिए, हम उसको एप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। भंवर सिंह जी के बयान को मैं कोट कर रहा हूं। लेकिन और लोगों को भी भाषा का ख्याल रखना चाहिए। जैसे दिल्ली चुनाव का ये जिक्र कर रहे हैं कि शायद अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा की ये जिक्र करना चाहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, जो बयान आया, तो ये थोड़ा पार्टी स्तर पर भी ख्याल रखना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में तो कोई
इतना साहस कर पाएगा राहुल गांधी को समझाने का या कुछ कहने का, लेकिन बीजेपी में तो कहा जा सकता है। बिल्कुल निश्चित रूप से योगेंद्र जी आपने जो कहा है वो एक सत्य विषय है, और भंवर सिंह जी ने भी जैसा कहा कि मर्यादाएं होनी चाहिए, और मैं भी मानता हूं कि एक सुनिश्चित मर्यादाएं होनी चाहिए। पार्टी चाहे कोई सी भी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, कोई भी हो। और मैं समझता हूं कि मर्यादाएं विचारधारा से भी जुड़ती है, जिस प्रकार भंवर सिंह जी ने कहा, तो विचारधारा के अनुसार अगर कार्यकर्ता पालन करते हैं अपनी विचारधारा का, तो निश्चित रूप से मर्यादाओं का पालन भी होता है, मर्यादाएं कहीं टूटती भी नहीं है। और मर्यादाएं नहीं टूटेंगी तो शब्दों के जो अभी वर्तमान में समस्या हो रही है वह भी कभी नहीं होगी। इसके लिए जरूरी है, जैसा भंवर सिंह जी ने कहा, कि ट्रेनिंग भी इसी आधार पर होनी चाहिए, कार्यकर्ताओं की पहचान भी इसी आधार पर होनी चाहिए, ये सब भी विषय सही है। लेकिन इसके साथ साथ अनेकों विषय ऐसे आ जाते हैं जब चुनावी माहौल बनता है, तो मैं समझता हूँ लोग अभी अपनी लिमिटेशंस खो देते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब हमारे यहाँ पे सिख नरसंहार हुआ था, तो राजीव गांधी जी ने एक बात कही थी कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। और उसी समयकालीन में इंदिरा गांधी जी के चुनाव प्रचार में जब वो चिकमंगलूर से खड़ी हुई थी, तो एक नारा बुलंद हुआ था, चिकमंगलूर भाई चिकमंगलूर, एक बंदरिया दो लंगूर। तो जो इलेक्शन का जो समय होता है उसमें हमारे यहाँ पे अनेकों नारे गढ़े जाते हैं और अनेकों चीजें होती है, लेकिन जो शब्दों की मर्यादाएं जो इस वर्तमान समय में गिरी है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी के लिए कहा दिया गया कि मौत का सौदागर, खून का दरार, इस प्रकार के जो शब्द यूज हुए हैं, कहीं न कहीं ये भारतीय इतिहास और भारतीय राजनीति के लिए सही नहीं है। निश्चित रूप से मैं मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी मैं स्वीकार करता हूं कि इस प्रकार की मर्यादाएं टूटनी नहीं चाहिए। हर विषय की अपनी एक मर्यादा होनी चाहिए, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे अन्य हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये रोका जाना चाहिए पार्टी की लीडरशिप के जरिए, और अगर एक नहीं रोक पाते हैं तो बड़ा मैसेज हो जाता है। अभी देखिए, अगर पार्टी की मैं यह मानता हूं कि अगर पार्टी की लीडरशिप नहीं रोकेगी तो एक दिन जनता इन्हें जवाब, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी लीडर हो, जनता जवाब देना चाहती है, और जनता इस प्रकार के शब्द कभी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि इस देश की सांस्कृतिक पहचान है जहां गाली का कुछ शब्द ऐसे डिसाइड कर दिए गए हैं कि उन्हें भी स्वीकार नहीं किया जाता। तो इस प्रकार के शब्द तो मैं समझता हूं एक आम व्यक्ति, लीडर ही नहीं, एक बच्चा भी आज का स्वीकार नहीं करता। तो हर व्यक्ति को अपनी मर्यादाएं समझनी चाहिए। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, और ये बात सच है कि किसी के लिए भी कह देते थे कि पहले 4 चवन्नी तेल में, फलाना जेल में, कई चीजें ऐसी उस वक्त बोली जाती थी। लेकिन पहले क्या था साहब, सोशल मीडिया नहीं था, आपके मोबाइल नहीं थे, लोग एक सभा में उसका यकीन करते थे, उस बात से कई दिनों बाद में दूसरी जगह तक पहुंचता कि अच्छा वहां पे ये पढ़ा, समाचार पत्रों में भी सेम डे पता लगे नहीं लगे कोई जरूरी नहीं है, 2 दिन बाद हो रही है चीजें, 3 दिन बाद हो रही है। विरोध के अलग अलग तरीके होते थे। पहले तो ये कहा जाता था कि चलो मिट्टी फेंक दी किसी के पीछे, कि साहब उस गांव में घुसने नहीं दिया, धूले मार, धूल उड़ा दी, धूल उड़ा दी। तो इस तरह की चीजें चलती थी, लेकिन वो कहीं पर नहीं। आजकल तो मोबाइल 50-50 खुद नेता ही ऑन करा देते हैं कि ऑन करिए, जरा सी आपसे चूक हुई नहीं तो सबके आईटी सेल है, आप कहीं पे भी किसी को रगड़ सकते हैं कि कहां किसका क्या मीन बना दें, कोई पता नहीं है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि जरूरी है और ख्याल रखना चाहिए बात। लेकिन अभी आज की तारीख में जैसे सोशल मीडिया है तो बड़ा पकड़ रहा है, एक शब्द को पकड़ रहे हैं, एक शब्द को पकड़ लेता है, प्रधानमंत्री बोले चाहे विपक्ष बोले, वो एक शब्द का अर्थ फिर निकालना शुरू कर देते हैं, और वो शब्द में फिर बहस शुरू हो जाती है। तो बड़ा बोलने की संयम भाषा बहुत जरूरी है, और एक अच्छा वक्ता के रूप में संयमित भाषा का ज्यादा असर होता है, ना कि गलत भाषा का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका ज्यादा असर नहीं होता है। ठीक है, लोग आओ करते हैं जब सबको की कारण है कि मैं बोल रहा हूं कहीं पे तो मेरे ही समर्थक है सुनने वाले, विपक्ष वाले वहां नहीं होते, तो वो मेरे समर्थक तो उसका सपोर्ट कर जाते हैं। मुझे लगता है इसमें कहीं न कहीं एक दूसरा परिप्रेक्ष्य भी कि लोग सोचते हैं कि मैं ऐसा बोलूंगा तो मैं हाईलाइट हो जाऊंगा। ये भी कभी कभी छोटे ओछे शब्दों का इस्तेमाल करके लोग हाईलाइट भी आज की तारीख में सोशल मीडिया में या मीडिया में हाईलाइट होना भी चाहते हैं, तो ठीक भी नहीं है। आज बहुत जरूरत है देश के अंदर, जो इतना बड़ा देश है भारत, 125 करोड़ की आबादी का देश है, बड़े पदों बहुत संयमित होना चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जैसे पार्लियामेंट में बोल रहे थे, दोनों हाउस में, लोकसभा राज्यसभा, वहां पे भी एनआरसी, सीएए इनका जिक्र किया, क्योंकि सीए को लेकर के असम में भी विरोध शुरू हुआ था। अब प्रधानमंत्री ने पूरा वादा और दावा दोनों किए हैं कि अब असम में हिंसा नहीं होगी। असम में चाहे बोडो का इश्यू रहा हो, चाहे फिर एनआरसी और सीए को लेकर के अब कोई हिंसा की कोई बात नहीं। लेकिन उनका जो हमला रहा डंडे के साथ साथ एनआरसी और सीए की आड़ में, तमाम विपक्षी दल जो सीए का विरोध कर रहे हैं उनको फिर एक बार निशाने पे लिया कि वह बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं
गुमराह कर रहे हैं। देश के किसी भी व्यक्ति को असुरक्षा की भावना नहीं जोड़नी चाहिए, उनके ध्यान में आनी नहीं चाहिए। किसी को भी उसकी नागरिकता का खतरा नहीं है। महज विरोधी गुमराह कर रहे हैं। देखो, ये जो प्रधानमंत्री का आज का बयान भी है ना, कोकराझार का, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो पूरा राजनीतिक बयान है। वो कोई भी चीज को स्पष्ट रूप से नहीं बोलते हैं, चाहे गृह मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, दोनों मिलकर के जब भी भाषण देते हैं वो आधी अधूरी बात बोलते हैं, आधी अधूरी जनता तक पहुंचाते हैं। मैं कहता हूं एनआरसी सीए का वहां विरोध है, बहुत भारी विरोध है। आज आपने 144 लगातार आसाम में लगा रखी है, मैं आपको बता दूं। तो विरोध जो है वहां रोक रखा आपने, लेकिन आप कितने दिन तक रोकेंगे? बोडोलैंड उसका लगातार विरोध कर रही है, वहां के मुख्यमंत्री भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो जवाब नहीं देते। जो इश्यूज हैं उसमें नहीं बोलते। वो तो कहते हैं इसका विरोध करने वाले देश विरोधी है। तो ये कौन सी बात हो गई? कल भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं कहना चाहूंगा, वो एफडीआई का 100% का विरोध कर रही थी, 2 दिन भारत बंद किया था। आज वो भारतीय जनता पार्टी देश में एफडीआई को कह रही है देश की जरूरत है और समर्थन कर रही है। तो उस समय विरोधी थी या इस समय देशभक्त है? मैं ये पूछना चाहूंगा। या तो वो उस समय देश विरोध कर रहे थे या इस समय देशभक्ति कर रहे हैं। तो ये जो सवाल आता है ये ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री की भी ये भी भाषा ठीक नहीं है कि विरोध अगर कोई कर रहा तो आप बुलाइए ना पार्लियामेंट में तमाम विपक्षी दलों को बात करिए ना, बैठ करके कि भाई ये इश्यूज है, ये हमारे घर के इश्यू है, कोई बाहर पाकिस्तान का इश्यू नहीं है, ये आपके घर का इश्यू है और वो घर के मालिक हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है घर के मुखिया के नाते कि सभी विपक्षी दलों को बुला करके बात करें, उनको समझाए ना कि ये ठीक है। जब वो संविधान विरोधी काम कर रहे हैं, सीए का जो उन्होंने अभी लिया है प्ली, वो प्ली गलत है ना, वो संविधान विरोधी है, इसीलिए विरोध हो रहा है। आज क्या सोच रहे हैं केवल मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, आज जयपुर में भी धरना चल रहा है, सब तरह के लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। कहना चाहूंगा मैं, प्रधानमंत्री ने भी कही ये बात और बीजेपी लगातार कोर्ट भी कर रही है। मुझे नहीं मालूम है कि सीए को मैंने, क्योंकि जैसे साइट्स पे है उस पे मैंने पढ़ा है, ये नेहरू लियाकत समझौता जब हुआ उस वक्त भी उसमें मेंशन किया हुआ है कि पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक होंगे उन्हें अगर किसी तरह की कोई परेशानी होगी वो आ सकते हैं, और अगर हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक को कोई दिक्कत होगी तो पाकिस्तान में जा सकते हैं। तो अल्पसंख्यक उसमें लिखा हुआ है। इन्होंने केवल उन अल्पसंख्यकों के नाम दे दिए, बस वहीं से विरोध है। नहीं, इसमें सबसे बड़ा विरोध क्या ना, समझने की बात, लाने में आज हिंदुओं को राजस्थान की सरकार ने 10,000 को दिया है, कांग्रेस की सरकार ने भी दिया है, कोई सिखों को दिया, हिंदुओं को ही दिया मैक्सिमम। लेकिन वहां सवाल यह है सबसे बड़ा कि आप भारत के संविधान में जो कि आप संविधान में साफ लिखा हुआ है, लिंग, जाति, धर्म, क्षेत्रवाद के आधार पर कोई बाइफर्केशन नहीं कर सकते, कोई उसके अंदर बंटवारा नहीं कर सकते हो। तो आपको यह कह देना चाहिए ठीक है अल्पसंख्यकों को हम ले रहे हैं, आपको जरूरत क्या है? आप कह रहे हो सिख को लेंगे, बौद्ध को लेंगे, ईसाई को लेंगे, ठीक है। अगर कोई मुस्लिम भी अगर पाकिस्तान से परेशान हो गए, पिछले 20 साल से भारत में रह रहा है, तो क्या आप उसको नहीं देंगे? वो भारत में रह रहा है, मैं उसके लिए बोल रहा हूं, आने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। जो भारत में रह रहे हैं वर्तमान के अंदर, क्या उनको आप निकाल देंगे? क्या उनको शरणार्थी घोषित कर देंगे? जब आपने कहा 11 साल का पहले था, मान लो कोई व्यक्ति 11 साल का इंतजार कर रहा है, अब आपने 6 साल पे ले आए हो, 6 साल उसके पूरे हो चुके, और अगर वो भी कोई मुस्लिम अगर अप्लाई करता है कि मुझे भारत की नागरिकता दी जाए, अभी आपने अदनान सानी को जो है भारत के अंदर जो दे दिया पद्मश्री, क्या आधार है? वो भारत का नागरिक भी नहीं था, उसके पिताजी ने भारत के खिलाफ युद्ध लड़ा है, उसके मिली नागरिकता। नहीं, मैं कह रहा हूं नागरिकता दी ना आपने अदनान सानी को, तो फिर क्यों मुस्लिम को बाकी को नहीं दे सकते? आप अगर कोई भारत में रह रहा है, मैं उसकी बोल रहा हूं, मैं पाकिस्तान या बांग्लादेश से आने वालों की नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो भारत में रह रहे हैं वर्तमान में, आप उनको क्यों बाइफर्केशन कर रहे हैं? जो भारत में रह रहे हैं उनको तो आप नागरिकता देने की बात करो। असम से यह विवाद उठा है, एनआरसी में 16 लाख जो हमारे हिंदू भाई रह गए, 5 लाख करीबन जो है वो जो है उसके अंदर जो है मुस्लिम है। तो आप क्या करोगे उन 5 लाख का? ये सवाल का जवाब चाहते हैं ना लोग। वहां से सबसे बड़ी तकलीफ है, वो पिछले 50 साल से रह रहे हैं, उनके रिश्तेदार भारत के राष्ट्रपति के पद पर रह लिए, वो सेना के बड़े पद पर रह लिए, वो भारत सरकार से आज की तारीख में पेंशन ले रहे हैं, वो भारत के नागरिक नहीं हो रहे। तो ये बड़ा इशू है ना, बात वो है समझने की। यहां पर उसका कोई जवाब नहीं देते, ना गृह मंत्री महोदय देते, ना प्रधानमंत्री देते। ये कहते हम इसमें किसी की नागरिकता नहीं है, ये सबको पता है। अरे भाई, आप कोई बच्चे नहीं है देश के नागरिक, पता है सीए जो है नागरिकता देने का है, लेकिन आपने धर्म जोड़ दिया वहां पे, वो गलत है, उसका विरोध है। और कोई नहीं कह रहा है कि अगर पड़ोसी पाकिस्तान से बहुत लोग हमारे बाड़मेर में, हम राजस्थान का बॉर्डर 1300 किलोमीटर से ज्यादा करीबन जुड़ा हुआ पाकिस्तान से, वहां ज्यादा लोग आ रहे हैं, हमें पता है इस बात का। हम नहीं चाहते कि वहां पर कोई अगर सुरक्षित नहीं है, उनकी बहन बेटियों के साथ अगर कोई गलत हो रहा है, कोई भारत का नागरिक नहीं है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, वो कभी नहीं स्वीकार करता कि उनके साथ ऐसा हो और वो भारत के नागरिक ना बनो। कोई नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है इसका विरोधी। मैं लौटूंगा आपके पास, वीरेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। वीरेंद्र जी,
ये बात कही जाती है कि भ्रम फैलाया जा रहा है और प्रतिपक्ष इस बात को लेकर के डिमांड भी करता है कि टू द पॉइंट इस पे बात होनी चाहिए कि जब सीए को पास कराया जा रहा था तब भी जो बात थी उस पे गृह मंत्री जी ने उन सवालों के जवाब नहीं दिए कि जो लोग इतने समय से जो लोग रह रहे हैं उनका क्या होगा। ये बात तो कही जा रही है कि भारत के किसी भी नागरिक को, चाहे वो अल्पसंख्यक है नहीं है, उसको कोई खतरा नहीं है। ये लोग यही कह रहे हैं कि नागरिकता मिलने के बाद तो कोई खतरा किसी को नहीं है, वो संवैधानिक अधिकार है उसका। लेकिन चाहे असम हो चाहे दूसरी जगह हो, जो लोग लंबे समय से रह रहे हैं उनका क्या होगा? आप लोगों का ये है बिल्कुल इश्यू तो यही है ना। हम ये थोड़ी कह रहे पाकिस्तान वालों को ये कि 5 साल या 6 साल वालों का इश्यू नहीं है। इनका सबका कहना है कि जो लंबे समय से रह रहे हैं, जैसे एनआरसी के जरिए आइडेंटिफाई हुए 5 लाख मुस्लिम वहां पर आइडेंटिफाई हो गए, 3 लाख कुछ हजार। अभी करीब 5 लाख का डाटा है, वो फिगर एक्चुअल हो सकता है थोड़ा नीचे शायद 19 लाख और हिंदू ज्यादा है उसमें, 16 लाख के आसपास, 16 लाख के आसपास हिंदू हैं। तो ये आरोप ये है कि इनका ये विरोध नहीं कि हिंदुओं को नागरिकता मत दीजिए, बिल्कुल जो रह रहे हैं लंबे समय से सबको दीजिए, लेकिन ये लिख करके जो असम सहित दूसरे राज्यों में जो मुस्लिम रह रहे हैं उन्हें इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो रहा है कि हमारी नागरिकता का क्या होगा। जी देखिए, पहली बात तो चाहे प्रधानमंत्री जी हो चाहे गृह मंत्री जी हो, दोनों ने स्पष्ट किया है कि सीएए किस परिप्रेक्ष्य में लाया गया है और उससे किस प्रकार राष्ट्रहित जुड़ा हुआ है। जो लोग अभी तक भी इसे समझ नहीं पा रहे हैं उनको मैं बता देता हूं वापस कि जो वास्तविकता में जो लोग प्रताड़ित हैं उन लोगों को प्रताड़ना से बचाने के लिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति, आज हम किसी दूसरी जगह जाते हैं तो हम उससे पहले सोचते हैं कि वहां हमारे साथ ये अन्याय है, तो क्लास में नहीं समझ रहे तो कोचिंग करवा दीजिए सास आपकी। तो ठीक इसी प्रकार का यह विषय है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से कुछ लोगों को कार्यस्थल पर विरोध करना है, योगेंद्र जी आपने देखा होगा सर्जिकल स्ट्राइक का भी विरोध हुआ था, एयर स्ट्राइक का भी विरोध हुआ था, 3 तलाक का भी विरोध हुआ था, राम मंदिर निर्माण का विषय है उसका भी विरोध हुआ, कश्मीर 370 हटाने राम मंदिर का विरोध नहीं हुआ अभी। उसको तो सबने कहा कि अदालत के फैसले का सब स्वागत करते हैं। आप देखिए अभी भंवर सिंह जी जो बात कर रहे थे असम की, तो असम में 1967-68 से एक बड़ा आंदोलन चल रहा था बोडो का। उस आंदोलन के ऊपर एक ऐतिहासिक समझौता, बहुत अच्छी बात है कि खून खराबा रुकना चाहिए, और एक इस प्रकार का ऐतिहासिक समझौता हुआ कि वहां से के जो उग्रवादी संगठन थे उन्होंने भी उस समझौते को स्वीकार किया। और उन्होंने क्या कहा इस समझौते में, मैं आपको एक बार पढ़ के बताना चाहूंगा। एबीएसयू के अध्यक्ष है प्रमोद बोरो, वो कहते हैं कि समझौते की अहम बात यह है कि यह सशस्त्र आंदोलन समाप्त हो गया और सभी सशस्त्र समूहों का एक साथ आना बड़ी बात है। यानी जो उस हिंसक आंदोलन में आज तक 4000 लोग 1967 से लेकर अब तक मारे गए, वो हिंसक आंदोलन समाप्त हो गया। और वहां एक अलग जो पहले एक स्वायत्त संस्था जो थी उसे एक वृहद रूप देकर और उसे एक रीजनल बना दिया गया है। उसके तहत वहां पे सीटों को भी 40 से 60 सीटें वहां बढ़ी है। उसके साथ साथ 250 करोड़ वहां केंद्र सरकार पैकेज दे रही है और 250 करोड़ वहां की असम की सरकार भी पैकेज देगी। उन लोगों के सामने सबसे बड़ी जो समस्या थी वह यही थी कि उनकी सांस्कृतिक पहचान खोती जा रही थी, इसी कारण वो आंदोलन कर रहे थे। तो इसी प्रकार की जो असम की समस्या थी उसे दूर करने के लिए जब इतना बड़ा समझौता हमने शांति वार्ता के तहत किया है, हमने उन जो उग्रवादी संगठन से उनसे वार्ता करके इस प्रकार का समझौता किया, तो निश्चित मानिए जो भी कदम उठाए गए, चाहे वो सीए को लेकर हो, 3 तलाक को लेकर हो, 370 को लेकर हो, सभी विषय कहीं न कहीं एक बड़ी वार्ता के बाद में ही इस देश में लागू हुए हैं। और जो कठोर निर्णय लिए गए हैं वो राष्ट्र हित में लिए गए हैं, किसी व्यक्तिगत हित नहीं है उसके साथ किसी का कि उसके आने से उसे नागरिकता मिल जाएगी, इससे उसका व्यक्तिगत हित है। ये एक राष्ट्र हित में लिए गए निर्णय। मैं समझता हूं विरोध कीजिए, आपका अधिकार है विरोध करने का, लेकिन हिंसात्मक विरोध मत कीजिए। प्रधानमंत्री जी निरंतर मांग कर रहे हैं, हिंसात्मक विरोध के लिए कह रहे हैं कि हिंसात्मक विरोध क्यों कर रहे हैं? आप विरोध कीजिए ना, विरोध करना आपका अधिकार है, कीजिए, लेकिन एक विरोध करने की भी एक मर्यादाएं होती है। आप हिंसात्मक अगर रूप लेते हैं तो मैं समझता हूं कहीं न कहीं वो विषय को पहचान नहीं पाए। जी चले, मैं लौटूंगा थोड़ी देर में आप लोगों के पास वापस। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के डंडे मारने वाले बयान का पीछा नहीं छोड़ रहे। बात लोकसभा और राज्यसभा के बाद जब असम दौरे पे रहे तो वहां पे भी
ये चर्चा चल पड़ी और कहा कि माता बहनों का आशीर्वाद मेरे साथ है और ये मेरे साथ एक बड़ा रक्षा कवच है। चलिए, श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम जी, सबसे पहला तो मैं चाहूंगा कि हम कई बार कहते हैं इस बात को, मीडिया खूब लिखता है, लगता भी है कि कोई आम जब चर्चा होती है तो भी कहा जाता है कि मर्यादित भाषा का प्रयोग होना चाहिए, वो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो। हम ये चर्चा कर रहे थे, लेकिन वजह क्या है? तो कोई हाइप देना चाहते हैं कि अपनी तरफ लोगों का ध्यान खींचना चाहते हैं? क्योंकि मर्यादित भाषा से आदमी तो नहीं खिंचते हैं, ये तो तय मानी है, सब सभ्य भाषा का इस्तेमाल लोग करें, यही सब चाहते हैं। ध्यान जरूर जा सकता है, तो किस तरह से देखा जाए? कोई सुधरने का नाम नहीं लेता, कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई किसी को गोली मार रहा है, कभी कोई किसी डंडे मार रहा है, क्या होगा ये? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो सदन के नेता प्रधानमंत्री की होती है कि वो मर्यादित रहे और मर्यादित रखने का प्रयास करें। यदि खुद मर्यादित नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से फिर सदन में कौन है कि आपको सीख देने वाला मिलेगा? तो प्रधानमंत्री मर्यादा तोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देखिए कहा कि जिस प्रकार से कटाक्ष करने की बात जो कहते हैं, भाई प्रतिपक्ष को बोलने का ही तो अधिकार है और आपकी मुट्ठी पर प्रतिपक्ष है, उसको भी आप सुनना नहीं चाहते, उनकी बात भी नहीं करना चाहते। आज भी धक्का मुक्की हो गई है। इतना बड़ा प्रचंड बहुमत लेके बैठने के बाद भी आप प्रतिपक्ष के छोटे से लोग जो कि बोलना चाहते हैं तो उनको बोलने भी नहीं देना चाहते, तो आखिर इस सदन का मतलब क्या रह जाता है? दिल्ली के चुनाव है, अब चुनाव में जिस प्रकार की स्थितियां हो रही है वो चुनाव को देख करके हो रही है, क्या देख करके हो रही है मुझे नहीं पता। कि मेरे को पहली बार लग रहा है कि पार्लियामेंट का सेशन भी ऐसे वक्त पे बुलाया गया जबकि दिल्ली के चुनाव है। तो ये सारी चीजें तालमेल करके होना चाहिए था। क्या दिल्ली का चुनाव पार्लियामेंट सेशन के दौरान होना चाहिए या छुट्टी कर देनी चाहिए? क्या करना चाहिए था? कुछ ना कुछ चुनाव आयोग को भी इस पर वो भी लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप सारी बातें पार्लियामेंट में जो कुछ कह रहे हैं, जो आपकी, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण का टाइम भी वो निर्धारित करते हैं कि चुनाव से जिस दिन चुनाव का प्रचार रुक रहा है उस दिन आप राष्ट्रपति भाषण पे अभिभाषण पे जवाब दे रहे हैं। ये सारी बातें लगता है कि आप बड़ी प्रायोजित तरीके से, नियोजित तरीके से जो कुछ लाभ लेना चाहिए पार्लियामेंट का उसका ले रहे हैं, राज्यसभा का ले रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इस प्रकार अपनी उपलब्धियों का बखान तो क्या ले सकते उसने, लेकिन उन्होंने नेहरू जी को फिर याद कर लिया। नेहरू जी को कह दिया कि भाई वो भी चाहते थे कि अल्पसंख्यक वालों का रक्षक हो, तो क्या हिंदू राष्ट्र बन गया? हिंदू राष्ट्र और सारी बातें नहीं है। जब आप संविधान की बात करते हैं और संविधान की को लागू कराने के लिए आप शक्ति बरतना चाहते हैं तो फिर संविधान की बातों को मानिए भी। संविधान में फिर वही नहीं है कि आपने CAA में जो आपने अनुच्छेद 14, 21 और 25 का उल्लंघन किया, आप अपनी बात को तो अराजकता हो रही है, सब कुछ कह रहे हैं। अराजकता हो रही क्यों हो रही है? किस कोई कारण तो देखिएगा आप। आपके लोग ही असम में सबसे पहले अराजकता हुई, उसके बाद आपके जाकर के आप ही के प्रदेश में अरुणाचल वहां पे भी हुई, एक जगह वहां पे भी हुई। तो ऐसी स्थिति में जहां भाजपा का शासन है वहीं अराजकता को सरकार नहीं रोक पाई, तो बाकी जगह की तो आप बात क्यों करना चाहते हैं? पहले सबसे कहना चाहिए कि पूर्वांचल में जो जहां आपकी सरकार है, सब कुछ है, आप अपने लोगों को नहीं समझा पाए कि हम जो आप ही के महत्व के लिए, आपके लाभ देने के लिए ये कानून लाए, लेकिन नहीं माना लोगों ने पहली बार देखा कि संसद का कानून का विरोध इस प्रकार से हो रहा है। संसद में पास होने वाला कानून या विधानसभा में पास होने वाले कानून का ज्यादा इस तरह से विरोध मैंने देखा नहीं। ये पहली बार ऐसा देखने को मिला कि पार्लियामेंट ने तरीके से पारित किया, उसके बाद क्योंकि आपने अपने बहुमत के आधार पर पास कर लिया, अब फिर आपके खिलाफ कोई बोलता है। मैं एक बात जो जानना चाहता हूँ, वही बात है वीरेंद्र जी कह रहे थे कि आरोप लग रहा है कि NRC को लेकर के तो देखिए क्लियर कर दिया और बाकायदा हाउस के अंदर सवाल भी आ गया कि NRC का भी कोई इरादा सरकार का नहीं है। लेकिन यहां भी एक बात है, अभी गृह मंत्री जी ने बड़ी ताली पीट के कहा था कि कोई माइका लाल NRC को नहीं रोक सकता, अभी कहा था उन्होंने। ये दो बातें मैं वीरेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, दो बातें आती हैं। एक तरफ तो क्योंकि देखिए हाउस में अगर कोई बयान देता है कोई मंत्री तो अधिकृत बयान होता है, बाकायदा लिखा जाता है, लेकिन गृह मंत्री, हाँ वो भी गृह राज्य मंत्री हैं, लेकिन गृह मंत्री बाहर ये कहते हैं कि कोई माइका लाल NRC को नहीं रोक सकता, पूरे देश में लागू होगी। तो यहां कंट्रोवर्सी पैदा होती है कि एक तरफ तो हाउस को आप आश्वस्त कर रहे हो
कि ये लागू नहीं होगा और दूसरी तरफ कह रहे हो कि ये लागू होगा, तो फिर ये बड़ा एक विवाद का विषय है। क्योंकि प्रतिपक्ष की यही मांग है कि एक बार खुद प्रधानमंत्री को बैठ करके इस विषय पे प्रतिपक्ष विरोधी दल के नेताओं से बात करनी चाहिए कि आखिर करना क्या चाहते हो। एक तरफ तो गृह मंत्री कहते हैं कि लागू होगा, दूसरी तरफ गृह राज्य मंत्री हाउस में बयान देते हैं लिखित प्रश्न में कि नहीं लागू होगा। कैसे देखा जाए इसे? नहीं, इसको आप वहां से भी जोड़े। रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री ने कहा कि एनआरसी लागू नहीं करेंगे और गृह मंत्री उसके जस्ट बाद बोल रहे हैं एबीपी न्यूज पे कि नहीं, हमारा नहीं करने का कोई इरादा नहीं, करेंगे। तो ये क्या है? मतलब गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की भाषा में ही अंतर आ रहा है अभी तो कैसे देश विश्वास करेगा कि कौन ठीक बोल रहे हैं? अब देखिए, आपको भरोसा दिलवाएंगे वीरेंद्र शर्मा जी। मैं समझता हूँ कि होने के बाद तो उन लोगों को भरोसा कर लेना चाहिए। सीए लागू हो गया, पूरे देश में लागू हुआ है, देश की लोकसभा केंद्र सरकार का खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन अभी लागू नहीं है, इस लॉ के खिलाफ जा रहे हैं। आप ये मानिए नहीं, अभी जब सुनवाई वहाँ पेंडिंग है, सीए लागू हो गया, कितनी आपने पास कर दिया, खिलाफ कितने भी प्रश्न की बात ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामला एक उसी प्रकार का विषय यह है कि एनआरसी लगेगा नहीं लगेगा। हमारे राजस्थानी में एक कहावत भी है कि जब व्यक्ति को टेंशन होती है कि एक बैल के सींगों में मैं अपना सिर दे दूं तो मेरी क्या हालत होगी, ठीक उसी प्रकार का आप थोड़ा इंतजार कीजिए। गृह मंत्री जी कह रहे हैं एनआरसी लागू होगा नहीं होगा, आप उसे आने तो दीजिए, उसके बाद ही उसके परिणाम क्या होंगे क्या नहीं, वो भविष्य के गर्भ में मैं समझता हूँ इस विषय पर कुछ भी कहना सही नहीं है। आपकी सरकार लागू करेगी या नहीं करेगी संसद के माध्यम से ही होगा। वीरेंद्र जी, बात यह है कि सवाल तो बीजेपी के खुद पैदा करा रहे हैं, क्योंकि आज अमित शाह को ओवरटेक नहीं कर सकता है केवल प्रधानमंत्री के अलावा। मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी वो जो कह रहे हैं कि लकीर है कि वो जो कह रहे हैं इसका मतलब खिचड़ी पक रही है। अमित शाह ताल ठोक ठोक के कहते हैं बड़े जोश के साथ में, कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता इसको। तो फिर किस तरह से माना जाए? हाउस के अंदर बयान आता है कि ये लागू नहीं होगा, यही तो प्रतिपक्ष को लोग कह रहे हैं भाई एक बार आप मीटिंग में बैठ के प्रधानमंत्री जी तय तो करिए कि हाँ ये आप लोग भरोसा रखिए कुछ नहीं होगा। मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं, सरकार किसी की भी हो, अगर वास्तव में एजेंडा बीजेपी का राष्ट्रहित है कि राष्ट्र के हित को सरोकार करते हुए हम इसको ध्यान में लेकर के और करना है, तो मुझे लगता है कितना भी विरोध हो, अगर आप उस विरोध के आगे झुकते हैं तो आप राष्ट्रहित नहीं कर रहे हैं, खुद का हित करना चाह रहे हैं। और अगर राष्ट्रहित है तो किस बात के, किस विरोध की, कौन रोक सकता है इसको? अगर वही राष्ट्रहित प्रतिपक्ष के लोग, मुझे नहीं लगता कि कहने की बात एक अलग है कि राष्ट्रवादी हैं कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन उनको भी राष्ट्र प्रेम है। वे यही तो चाहते हैं कि कब तक इस मुद्दे को बनाते रहेंगे, कभी तो उसका एंड करिए ताकि देश अपने तरीके से काम करे। देखिए योगेंद्र जी, आपने अपने क्वेश्चन में आंसर भी दे दिया है। हाँ। अच्छा लगा मुझे। और यह मानिए निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की यह 2.0 सरकार कठोर निर्णय के लिए मानी जाएगी और लटकाने भटकाने वाली संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की कभी नहीं रही। सर अभी भी मैं वही कर रहा रूप से मैंने आपको उत्तर जो दिया सवाल के साथ साथ मैंने ये कहा कि हाँ बिल्कुल मैं तो कह रहा हूं कि भाई अगर आप लोगों को लग रहा है कि राष्ट्रहित में बिल्कुल होना चाहिए, हर आदमी राष्ट्रहित के लिए करना चाहिए, नियम कायदे में चाहिए, आप लेकिन कीजिए अगर एनआरसी का हमारे उसमें है कि राष्ट्र हित में हमें यह कदम उठाना, तो निश्चित रूप से हम एनआरसी लेकर आएंगे। तो यही तो जानना चाह रहे हैं वो कि एनआरसी का स्वरूप क्या है। क्या अगर प्रतिपक्ष के लोगों से अगर विरोध सिर्फ यही है कि पड़ोसी से बात कर लीजिए कि आपका मकान का काम चल रहा है, मेरे मकान में सीमेंट तो नहीं गिरेगी, यह तो संसद के माध्यम से स्पष्ट होगा। जिस दिन एनआरसी आएगा उसी दिन स्पष्ट होगा कि उसका स्वरूप क्या है। लेकिन लिखित प्रश्न के उत्तर में आप क्या कह रहे हैं? ये वो तो मना कर दिया आप लोगों ने। केंद्र में जो सरकार बैठी है वो बोल रही है, पार्लियामेंट में जवाब दे रही है कि विचार नहीं है, आपके आएगा। उन्होंने भविष्य तो बताइए, उन्होंने आगामी तो जवाब दीजिए ना। आगामी अनेकों तो इसका मतलब वो कहना चाहिए कि हम करेंगे। पार्लियामेंट में कहीं भी बात को आप पार्लियामेंट में ऐसे ही नहीं होता है कोई बात को। भाई आप कह रहे होगा, तो यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कह दिया कि एनआरसी नहीं आएगा, लिखित में जवाब दिया ना, आज के अखबार में पढ़ लो ना। आपने देखिए उन्होंने कहा हम नहीं लागू करेंगे, एनआरसी लागू नहीं करेंगे। आप जब करेंगे उन्होंने कहा आपको ही नहीं पता है। आप अभी कह रहे थे कि देश भ्रम में, आप भी भ्रम में। अभी तो उन लोगों को स्पष्ट कर
कर दिया जो लगातार ये कह रहे हैं कि अभी लागू कर रहे हैं, अभी लागू कर रहे हैं, अभी लागू कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अभी लागू नहीं कर रहे हैं, तो सीसीए भी लागू नहीं हो रहा है, इसका पूर्ण प्रोसेस होगा, उसी के बाद तो इसका मतलब आप देश को गुमराह करते हो ना, झूठ बोलते हैं ये, इसका मतलब भाई आप देश को झूठ बोल रहे हो, आपका मंत्री झूठ बोल रहा है देश को, जल्दीबाजी होती है। आप ये बात मानोगे ना, देश को झूठ बोल रहा है गृह मंत्री और आपका मंत्री। कहीं ऐसा हो गया तो ये ना हो जाए, कहीं ऐसा हो गया। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब सवाल पूछ रहे हैं तो सवाल का पूरा उत्तर सही देना चाहिए ना, या हिडन एजेंडा आपका काम कर रहा है वो बताइए ना। आप देश को गुमराह कर रहे हो इस तरह से, तो आपकी बात से लग रहा है कि आपकी कथनी और करने में अंतर है। आप कह रहे कुछ हो, कर रहे कुछ, आप कह रहे होगा, वो आपका मंत्री बोल रहा नहीं होगा, फिर कह रहा भविष्य में क्या होगा। अरे भविष्य में भी आप कहो ना हमारा भविष्य में इरादा है, हम लागू करेंगे, कौन रोक रहा है? पार्लियामेंट में तो आपका बहुमत है, आप जो चाहे कर सकते हो, आपके पास बहुमत है। आज तो अभी आप बैल को गाय की गौ तो गाय हो जाएगी, वो तो बैल ही नहीं रहेगा। अभी हालत ये है, आप बैल को गाय कहते हो ना, वो गाय हो जाएगी। अभी तो स्थिति है, चाहे दिखने में बैल हो, लेकिन ये कहते ना गाय है तो गाय हो जाएगी। आप भी गलत कह रहे हो कि हो नहीं जाएगी, हो कैसे जाएगी? जाएगी। आप भी क्या कि आप भी जो इनका बहुमत है ना, इसलिए कह देंगे ना सारी चीज थी। बहुमत के आधार में, बहुमत के आधार पे थोड़ी कह सकते हो कि सूरज पश्चिम में निकलता है, पूर्व में निकलेगा साहब, वो तो अस्त होगा पश्चिम में। तो आज ये अपने बहुमत का वो कह रहे हैं ना, मैंने उसका दुरुपयोग जो हो रहा है ना, देश को संविधान को मान नहीं रहे, अपने बहुमत के आधार पर जो बोल रहे हैं वो ठीक है। संविधान को कहा नहीं माना, पर आज देश का नहीं, आप कैसे कुछ भी कह देंगे कि संविधान को नहीं माना? नहीं माना ना, देश का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है। सीए में कहाँ उल्लंघन? मेरा सवाल है आपसे, मेरा सवाल है आपसे कि आज भारत में पिछले 10 साल से जो मुस्लिम रह रहा है, क्या आप नागरिकता देंगे कि नहीं देंगे उसको? बिल्कुल देंगे। आपका ये तो मना कर रहा है। पहले भी किसने मना कर दिया? आज तक किसी ने मना नहीं किया, ये संभव भी नहीं। आपका सीए क्या बोल रहा है? क्या बोला? सीए ने बोला कि नागरिकता नहीं देंगे। नहीं दोगे ना, जो बाहर से आया तो नहीं देंगे। अगर वो भारत का नागरिक नहीं और 11 साल से यहाँ रह रहे हैं तो नागरिकता नहीं देंगे, नागरिकता नहीं देंगे, मुस्लिम को नहीं देंगे ना। आपका तो यही बोल रहा है योगेंद्र जी, सीए यही बोल रहा है, सीए यही बोल रहा है, मुसलमान को नहीं देंगे, नागरिकता नहीं। अगर 11 साल से वो मुस्लिम यहाँ बाहर ही रह रहा है, मान लो, अगर आपने नियमों के तहत कहा कि केवल 6 लोग देंगे, आपने तय कर दिया उसमें, देंगे, ईसाई को देंगे, पारसी को देंगे। जो मैं प्रताड़ित की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रताड़ित की बात नहीं कर रहा हूँ, देश में मैं कह रहा हूँ आपने एक कानून बनाया है, एक कानून बनाया है, समझिए, आप समझिए, मैं आपको कह रहा हूँ, समझिए आप, आपकी सरकार ने कहा कि 6 साल से अगर कोई भी भारत में रह रहा है, हिंदू, जैन, सिख, सुनिए ना, अरे सुनो तो सही ना, जवाब देना जनता को। 6 साल से दो चीजों भारत में रह रहा है, हिंदू अमेंडमेंट, सिख, ईसाई, और ये केवल मुसलमान अगर रह रहा है 6 साल से, तो आप उसको क्यों नहीं देंगे? ये बताइए। देखिए, ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? सिंह जी, पहली बात तो आप ये संविधान का उल्लंघन नहीं है क्या? पहले सीए को पूरा पढ़िए पढ़ लिए ना, जब तो विरोध हो रहा है। प्रावधान नहीं है कि इसको नागरिकता नहीं देंगे, नहीं देने का उसमें कहीं प्रावधान नहीं है। उसमें जो प्रावधान है सिर्फ यह है कि जो पड़ोसी देश, अरे इनको देंगे, इसका मतलब भी वही होता है, इसका मतलब भी यही होता है कि इसको देंगे, बाकी को नहीं देंगे, उसका मतलब तो यही होता है ना। अरे मैं कहता हूँ कि आज इस गेट में ये 4 जने घुसेंगे और 5वां नहीं घुसेगा, तो नहीं घुसेगा तो 5वां जो खड़ा है वो क्या करोगे उसके साथ? इनका यही ऑब्जेक्शन है वीरेंद्र जी, यही तो आपत्ति देश को हो रही है। आपने एक स्पेशल कैटेगरी तय कर दी गई है कि ये लोग शामिल हैं, ये लोग शामिल है तो मतलब यही है, बाकी नहीं है, इसके अलावा कोई है तो फिर वो शामिल है, यही लोगों का ऑब्जेक्शन है। जी आप ये भी कहो कि वोट देने का अधिकार नहीं देंगे, उनको वोट देने का अधिकार मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा, वो सारा करेंगे, बाकी तो सारा वोट देने का भी अधिकार मिलेगा, कोई भारत सरकार के द्वारा सुविधाएं नहीं देंगे, उसको जो है वोट देने का अधिकार नहीं होगा, भारत में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, सारे नागरिक अधिकार खत्म हो जाएंगे। बात तो झगड़ा तो उसी बात का है, वो नागरिक अधिकार ही खत्म हो जाएंगे। मुझे एक चीज बताइए, कुछ सालों से जो लोग रह रहे हैं वो नहीं, योगेंद्र जी सवाल एक ही है, सवाल एक ही है, 6 साल से जो मान लो पहले 11 साल था, 6 साल से हम 4 लोग यहाँ रह रहे हैं, मैं मुसलमान हूं और मुझे जो है 6 साल से मैं पाकिस्तान से आके रह लिया, मान लो उदाहरण दे रहा हूं, तो आप मुझे क्यों नहीं देंगे जब आपका कानून बन रहा है देश में कि 11 साल से अगर कोई हमारे रह रहा है तो उसको देंगे? अब आपने लगा दिया ना, अब नए में प्रतिबंध लगा दिया, बात झगड़ा तो वही है, और झगड़ा किस बात का है? फिर ये कहते हैं विरोध हो रहा है, विरोध हो रहा है, अरे विरोध होगा नहीं तो क्या होगा? जिसकी नागरिकता जाएगी वो रहेगा नहीं तो क्या करेगा? आपको माला पहनाएगा, मोदी जी को माला पहनाएगा आके कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मुझे जो इस देश में शरणार्थी बना रहे हो, मुझे डिटेंशन सेंटर में रखोगे, आसाम के अंदर वहां यातना दोगे, वहां मुझे मारोगे, सब काम करोगे, अब मेरा वहां खून पियोगे।
खून पीने वाली बात तो नहीं है। आप ऐसे वो लोग बोल रहे हैं खून पी रहे हमारा। नहीं, डिटेंशन सेंटर में आप उस भाषा का उपयोग मत कीजिए। किसने देखा वहां के रूप में रखा जाएगा। शरणार्थी शिविर कैसे है, उनको मार रहे हैं, कैसे उनको हो रहा है, ये लोगों के बयान आ रहे हैं वहां से। नहीं बयान एक अलग बात है। इलाके जहाँ अपने अपने बाहुल्य इलाके में अपने अपने तरीके से सब प्रचारित कर रहे हैं, मुस्लिम भी कर रहा है, तो आपको बस वही मैं कह रहा हूँ। आप ये मत कीजिए कि एक वर्ग को टारगेट मत बनाइए, कम से कम जो हकीकत है, क्योंकि आप जहाँ पर वो जहाँ जिसका बाहुल्य है वहीं पे वो कर रहे हैं। और देखिए असम में डिफरेंट रोका जाना चाहिए। असम में भले कोई भी हो। असम देखिए, अगर नागरिकता से पहले मानवता है, वास्तव में डिटेंशन सेंटर्स को लेकर के भी विवाद है। प्रधानमंत्री जी कुछ और बयान दे रहे हैं और हकीकत कुछ उसकी और है। डिटेंशन सेंटर्स को लेकर के जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। पहले नहीं, उन्होंने तो कह दिया लाल किले पर जब बयान अभी भाषण दिया था कि डिटेंशन सेंटर है ही नहीं, और वहां कितने डिटेंशन सेंटर है। तो देश के प्रधानमंत्री का कौन विश्वास करे कि वो सच बोल रहे हैं, जब वहां पर आसाम में इतने डिटेंशन सेंटर बन गए जिनकी फोटो आ गई है, वहां लोगों के बता रहे हैं क्या हाल हो रहा है, तो फिर उसके बाद कैसे प्रधानमंत्री की सच माने। जब सुप्रीम कोर्ट के सर्वे के आधार पर तय हो गए 16 लाख लोग हैं। हाँ, तो होंगे वहां पे, इसमें कोई 2 लाख आएंगे। नहीं, प्रधानमंत्री ने दिल्ली में क्या कहा, लाल किले के जब मीटिंग ली उन्होंने रामलीला मैदान में, तो उन्होंने बोला ना कि डिटेंशन सेंटर भारत में है नहीं। वीरेंद्र जी बताएंगे। अब ये बताएं कि डिटेंशन सेंटर है नहीं है। खैर चलिए, ये डिटेंशन सेंटर है, इसमें क्या है, तो रिपोर्ट जो आ रही है सामने, बाकायदा उनकी फोटो दिखाई गई है कि ये डिटेंशन सेंटर फला जगह पे है। प्रधानमंत्री मना करते हैं ना, बात विवाद तो इसीलिए खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सच बोलता हूं, मेरे जितना कोई है ही नहीं हरिश्चंद्र, तो कैसे विश्वास होगा ना। तो शायद ये तो माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में CAA और NRC को लेकर के ये जंग जारी रहेगी, माना जा सकता है, क्योंकि बीजेपी अपना जो तर्क दे रही है कि प्रतिपक्ष गुमराह इस बात को लेकर कर रहा है कि किसी की नागरिकता चली जाएगी, जबकि इसमें नागरिकता नहीं जाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। लेकिन आम आदमी बहुत अच्छे से समझता भी है कि जब आपने पर्टिकुलर धर्म उसमें ऐड कर दिए तो उनका क्या होगा जो लंबे समय से यहां पे रह रहे हैं, उस 5 धर्मों में अगर वो शामिल नहीं है तो। देखिए योगेंद्र जी, यही तो स्पष्टता वाली, अब क्योंकि एक तरफा बात बीजेपी भी करती है, वो गलत है। वो कहते हैं किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है कानून। नागरिकता दे रहे, इसमें नागरिकता देने का कानून तो है। हाँ। हर एक को नागरिकता नहीं मिलेगी, उसमें इस तरह की भाषा का उपयोग है, ये है दिक्कत। जिनको नहीं दोगे वो तो बाहर होंगे ना। एक्चुअली में जो बाहर से व्यक्ति आया हुआ है, आपने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर सर्वे कराया, आसाम का पर्टिकुलर बात कर लें तो आपके पास जब 16 लाख में से 13 लाख दूसरे हैं और 3 लाख दूसरे हैं, तो 3 लाख को नागरिकता नहीं मिल पाएगी अब। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, आसाम को लेकर के उन्होंने बिल्कुल अलग कर दिए कि और भी याचिकाएं शामिल की जा सकती है, तो इसलिए हमको न्यायपालिका पर विश्वास करना चाहिए। हो सकता हो कि फिर से वापस से न्यायपालिका कुछ डायरेक्शन केंद्र सरकार को दे दे, क्योंकि केंद्र सरकार का कानून अभी तक क्योंकि व्यवहारिक रूप में लागू नहीं हो पाया। उसका कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका लग जाती है तो आप लागू नहीं कर सकते जब तक कि वो निर्णय नहीं देता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार का माहौल देश में खड़ा हो रहा है वो देश के लिए किसी भी कीमत पे ठीक नहीं कहा जा सकता। अब उसमें दोषी कौन है कौन नहीं है वो बात अलग है, लेकिन सरकार भी जिस प्रकार का माहौल लेकर के, जिस प्रकार से मैं सुन रहा था जब ये एक्ट विधान और लोकसभा में आया था, तो खुद गृह मंत्री अमित शाह बार बार कह रहे थे हम एनआरसी लागू करके रहेंगे, एनआरसी लाकर, तो ये सब रिकॉर्ड में है। किरण रिजिजू ने तो लिखित में दिया है कि ये प्री पार्ट है सीए उसका, एनआरसी का। नहीं उन्होंने तो विरोध भी जताया था, विरोध भी जताया, प्री पार्ट बताया कि एनआरसी का ही पार्ट है सीए। मैं बता कोई पार्ट इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट तो आसाम पे होना ही है। हाँ। बाकी जगह तो है ही नहीं, बाकी जगह तो वही लोग हैं। नहीं, लेकिन वो एक इनका कुछ समझौता हो गया वहां पे त्रिपुरा और आसाम को लेकर के, तभी वहां पे जो घटनाएं हुई थी उनको रोका गया, बाकायदा सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया उसके अंदर अलग कैटेगरी जो अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। हाँ। इसलिए ये जो भी कहेंगे उससे कोई मानने वाला नहीं है। आपने जब पार्लियामेंट में लेकर के आने से पहले अगर ये सब चीज रखी गई होती और सारी चीजें कह गई होती तो ये स्थिति नहीं बनती, क्योंकि पर्टिकुलर तरीके से जब संविधान की बात जब करते हैं और संविधान में 14, 21, 25 का उल्लेख है, वहां पर है आप सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए हमारा देश सभी धर्मों को पर्याप्त मात्रा में वो तरजीह देता है। तो ये जो नया प्रावधान आया है ये उसको अनुरूप नहीं है, उसके अनुरूप नहीं, इसलिए तो सारा विवाद का विषय बन गया है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप संविधान की बात तो करते हैं और संविधान को क्रियान्वित करने के लिए जो कुछ होना चाहिए
उसको बात को नहीं उसको उल्टा काम करते हैं। इसलिए आपके ऊपर विरोध हो रहा है, सारी बातें हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के अलावा कोई बोलता है तो कोई ज्यादा महत्व नहीं होता। अब जेपी नड्डा अभी अध्यक्ष बने, लेकिन उनकी बात नहीं सुनता कोई। प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ता है या गृह मंत्री जी को बोला। आज गए असम में, कौन गए? प्रधानमंत्री जी गए। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी कभी पार्टी से बड़ा अगर प्रधानमंत्री बन जाता है तो एक निश्चित रूप से पार्टी में जो अनुशासन और सारी बातें होती है, देखिए दो चीजें दिक्कत आती है। श्याम जी, एक ये देखिए कटु सत्य है, इसमें कोई बात नहीं है। ये जो देखिए दौर है, एक वक्त जब इंदिरा गांधी का था, प्रधानमंत्री होने के बाद भी वो पार्टी के अध्यक्ष हुआ करती थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह का दौर है बीजेपी में, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ये फेजेज आते हैं, और जैसे लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी का एक अपना दौर था, वो देखिए पॉलिटिक्स से हर आदमी अपने नेचर के अनुसार करता है। वो दौर उदारवादी होगा, ये थोड़ा सा एग्रेसिव है, लेकिन ये दौर चाहे पार्टी का अध्यक्ष कोई भी बने, ऐसा कई बार पहले भी हुआ है। मुरली मनोहर जोशी जी के तो चले उस वक्त काफी, उनमें उनके अलावा कई राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के ऐसे रहे, वो अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी से ऊपर नहीं थे। तय वही होता जो लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी चाहते थे। आज अगर पार्टी का कांग्रेस के अंदर भी अगर कोई अग्रिम एक वैसे कोई कार्यकारी अध्यक्ष बना भी दिया जाता है, तो ये तो तय मानिए कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बेशक पद चाहे उनका प्रियंका गांधी का छोटा हो, लेकिन दखल पूरा है। तो ये राजनीति का एक कड़वा सच है, जो बिल्कुल पिक्चर हमारा अगर अलग भी दिखाएं कि नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बन गए और अब वही होगा और पार्टी का पद बड़ा होता है, प्रधानमंत्री भी उनके अधीन होते हैं, लेकिन ये सब गलत फहमियां, कुछ नहीं है। और बात असम के इश्यू की है, तो असम के इश्यू में प्रधानमंत्री ने खुद ने असम को एक टारगेट करके, जब वहां के मुख्यमंत्री पूरी तरह से सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे थे, अमित शाह को इस मिशन के लिए लगाया। और मुझे लगता है कि कहीं पे भी किसी भी माध्यम से अगर खून खराबा रुकता है, पटरी पे जिंदगी आती है, तो ये अप्रिशिएट करनी चाहिए। मेरा एक छोटा सा सवाल हो रहा है, क्योंकि आप थोड़ा लेट जुड़े, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि कांग्रेस जब ये बात लगातार कहती है, खुद राहुल गांधी भी कहते हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि प्रधानमंत्री जादूगर हैं, बोलने के माहिर हैं, शब्दों को गढ़ते हैं, तो जब ये मालूम है तो प्रतिपक्ष के लोग मौका क्यों देते हैं? देखिए क्या कि मौका तो एक्चुअल में क्या है कि प्रधानमंत्री जी मजे में हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, वो जानते हैं राजनीति को, इसमें दो राय नहीं है। अब राहुल गांधी क्योंकि अभी तक परिपक्व रूप से नहीं कहा जा सकता कि वो नेता बन गए, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई भी सरकारी पद संभाला नहीं है। केवल वो तो पार्टी के, ये बात निश्चित है, वो परिवार से, इस परिवार से आते हैं जिसका त्याग बलिदान है निश्चित रूप से, लेकिन उनको बनाया किसी ने, अपने आप बन गए, क्योंकि उनका उस परिवार का इतना बड़ा ओरा है कांग्रेस में। उनके बिना कांग्रेस अधूरी है दिखती है, क्योंकि कांग्रेस आई हो गई है। पहले कांग्रेस हुआ करती थी, कांग्रेस आई तो निश्चित रूप से उनकी दादी ने बनाई, और दादी के बाद उनके पिता और माँ और उनका खुद का पूरा उस पर वर्चस्व है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि दौर सबके आते हैं, आपने सही कहा, लेकिन इस दौर के लिए पार्टी जो जिस तरह की स्थितियां होती है, पार्टी का जो स्थिति बन पाती है, जो पार्टी में अनुशासन और आगे बढ़ने का सारी बातें होती है, वो फिर केवल प्रधानमंत्री पर टिक जाती है कि प्रधानमंत्री है जब तक सब कुछ है, उसके बाद नहीं है। ये बड़ी विकट स्थिति, पूरे देश के हर राज्य का नेता जिस प्रकार से परिपक्व होकर के आगे आना चाहिए, बीजेपी में वो खत्म होता जा रहा है। जो सेकंड लाइन का नेता बनकर के आगे कई बार वीरेंद्र जी जवाब देंगे इसका। वीरेंद्र जी, दखल इस कदर है कि लीडरशिप, सेकंड रेंज वाली लीडरशिप अभी उभर भी नहीं पा रही है कि कौन किस राज्य में कितना काम कर सकता है, क्या सब कुछ डिपेंड करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह क्या चाहते हैं। जी देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर राज्यों को भी देखेंगे, हमारे सांगठनिक चुनाव को देखेंगे, हमारी पद्धतियों को देखेंगे, आप हमारे इतिहास को भी देखेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ता आगे निरंतर बढ़ता जाता है, और कार्यकर्ता ही राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनता है, प्रदेश अध्यक्ष भी बनता है। राजस्थान प्रदेश में जिस प्रकार काफी 15-20 सालों की मेहनत के बाद सतीश पूनिया जी अध्यक्ष बने, एक छोटे से कार्यकर्ता के बाद अध्यक्ष बने, जेपी नड्डा जी अध्यक्ष बने, वे एक छोटे से कार्यकर्ता के बाद अध्यक्ष बने। तो निश्चित रूप से जो भी अध्यक्ष बनता है उसके पास पूर्ण शक्तियां होती है, पार्टी को किस दिशा में लेके जाना है, किस विजन से लेके जाना है, वो सब कुछ वही डिसाइड करते हैं। पहले लोग ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी वाजपेयी जी और आडवाणी जी के बाद में कोई अस्तित्व में नहीं रहेगी, लेकिन देखा है नहीं, ये किसने कहा? सभी ने देखा बीजेपी की जड़ें बहुत मजबूत थी। किस प्रकार से अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने पार्टी
पार्टी को आगे बढ़ाया, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाई है। उसी प्रकार मुझे पूर्ण विश्वास है कि जेपी नड्डा मिस कॉल वाली पार्टी बन गई सबसे बड़ी, ये भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी मिस कॉल वाली पार्टी मिस कॉल वाली पार्टी मिस कॉल वाली पार्टी बन गई वर्ल्ड की सबसे बड़ी। जिस तरह से बीजेपी त्याग बलिदान के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने वाली पार्टी थी, मिस कॉल वाले पार्टी वाले ज्यादा आगे। बड़ी पार्टी नहीं है विश्व की नहीं है, ये भी गलत बोल रहे हो आप। बनाइए पड़ोस में चाइना है, वहाँ से पार्टी करते तो बात ही नहीं है, ये कोई खारिज कर रहा है। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा मैं, देखिए कोई कुछ भी कहे, ये कभी मुझे नहीं लगता किसने कहा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी लाल कृष्ण अडवाणी के बाद बीजेपी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कुछ सवाल ही नहीं उठता। सेकंड रेंज उस दौर में ही दोनों नेताओं ने ऐसी तैयार की हुई थी कि बीजेपी खत्म नहीं हो सकती थी। और ये क्यों अगर बात आ रही है सामने, आई डोंट नो कि बीजेपी अभी खत्म हो सकती है या कभी किसी ने कहा। खैर, लेकिन लबोलबाब यही है कि कोई भी हो, जो लोग कई संसद में हंसी बनाते थे कि 3 सदस्य ही इनके, उससे कोई आज प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं कांग्रेस के साथ? आज प्रधानमंत्री जी कांग्रेस के साथ क्या कर रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ बीजेपी ने, आप भी वही कर रहे हो, बीजेपी भी वही कर रही है जो कभी कांग्रेस क्या करती थी। अब कांग्रेस मुक्त भारत ये बोलना बंद कर दिया, अब तो बोलना बंद कर दिया। अब ये कहा कि साहब प्रतिपक्ष से एक तो होना जरूरी है, दूसरे तरफ कह रहे हो कि मुक्त हो रहा है भारत से, तो चलिए समय कम में मुक्त हो गए। 35% में रह गए यार। आप मानो तो सच्चाई को तो मानो, देश में आप जो थे वो 35% में आ गए यार। आप स्वयं की 70% 74% थे, वो 35 पे आ गए। इसका मतलब मुक्त हम कम हो गए। हम तो कम बहुत बढ़ रहे, हम तो बोलते मान रहे शहर से कमजोर है अभी। चलिए मैं माफी चाहूंगा। कुल मिलाकर के बात यह है कि राजनीति भी समाज का एक अंग है और मर्यादित भाषा का प्रयोग सबको करना चाहिए। वह चाहे कोई राजनेता हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट हो, या फिर कोई मंत्री हो, विधायक हो, या कोई जर्नलिस्ट ही हो। क्योंकि अगर जब मालूम है कि इन सब चीजों के कोई हाथ पांव नहीं होते हैं और अनावश्यक रूप से हमें कंट्रोवर्सी बढ़ा रहे हैं, सामने वाले को एक ऐसा अवसर दे रहे हैं, आम भाषा में कहते हैं कि उस पर खेल सकते हैं, तो खेलने का ऐसा अवसर क्यों देख रहे हो जो आप पे भारी पड़े। तो उम्मीद है कि शायद हमारे माननीय कुछ अल्फाज इस तरह के प्रयोग करेंगे जो खुद के साथ साथ दूसरे को भी सुकून देता हो। तो चलिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, लेकिन मर्यादित लगे तो देश हित में होगा, लोकतंत्र की मजबूती के लिए होगा, एक स्वस्थ और स्वच्छ बहस और परंपरा के लिए रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।